नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष। आज शब्द के बारे में चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द की अगर परिभाषा की बात करें कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द दो या दो से अधिक ध्वनि चिन्हों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द। सार्थक सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है और वो चीज़ें दुनिया में मौजूद होती हैं। जैसे हमने कहा पानी, किताब, तो ये क्या है? सार्थक शब्द। ये चीज़ें मौजूद हैं। अब यहाँ पर जैसे छोटे बच्चे जब लिखना सीख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो वह शब्द क्या होते हैं? निरर्थक। जैसे बच्चे ने लिख दिया, मान लीजिए ये नीपा, तो इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये क्या है? निरर्थक शब्द। अब ये जो सार्थक शब्द हैं, तो सार्थक शब्द का वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है। सार्थक शब्द का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार रूप के आधार पर। अब ये रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और विकार रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब ये रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जिनकी ध्वनियों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? रूढ़ शब्द। इसको उदाहरण से देखते हैं। जैसे लिखा है हाथ, तो हाथ की ध्वनि कौन कौन सी है? हा और थ। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। पेट, पे और ट, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। किताब, की, ता, ब, इनकी ध्वनियों को अलग अलग करने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये सब शब्द किस श्रेणी में आते हैं? रूढ़ शब्द। कौन से शब्द? ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द देखो, नाम से ही पता चल रहा है यौगिक, यानी इसमें जोड़ हुआ है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। उदाहरण से देखते हैं हिम और आलय। जैसे हिम एक शब्द है, मतलब बर्फ, और आलय, तो इनके मेल से क्या बन गया? हिमालय। प्रधान और मंत्री, दोनों को मिलाकर के दोनों शब्दों को क्या बना? प्रधानमंत्री। इसी तरीके से पुस्तकालय, हथगोला, तो ऐसे शब्द क्या हैं? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर के बनते हैं और उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ भी होता है, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द। तो यहाँ पर ये यौगिक शब्द के कुछ उदाहरण हैं। फिर अगला है योग रूढ़। तो योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ये जो योगी, इसमें यौगिक शब्द होता है और प्लस उसका एक विशेष अर्थ भी होता है। योग रूढ़ शब्द क्या है? इसमें यौगिक शब्द होगा और उसका एक अलग से अर्थ निकलेगा। उदाहरण से देखते हैं, जैसे है पंकज, तो पंकज का अर्थ क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़ में और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन इसका प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? पंकज का कमल के संदर्भ में। यानी ये जो पंकज का अर्थ क्या है कि कीचड़ में पैदा होने वाला या जन्म लेने वाला, लेकिन ये किस अर्थ में रूढ़ हो चुका है? कमल के अर्थ में। तो पंकज का अर्थ हम लोग क्या समझते हैं? कमल। और इसका वास्तविक अर्थ है क्या? कीचड़ में जन्म लेने वाला। लेकिन ये किस संदर्भ में रूढ़ हुआ है? कमल के अर्थ में इस पंकज शब्द का प्रयोग किया जाता है। पीताम्बर, इसका मतलब क्या होता है? पीले हैं, पीले वस्त्र धारण करने वाला। यानी इसका, इस पीताम्बर का किसके अर्थ में, इस शब्द का किसके अर्थ में, इस शब्द का किसके संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला, यानी कृष्ण जी के। तो यहाँ पर देखा पंकज, तो पंकज का भी एक विशेष अर्थ निकल रहा है और पीताम्बर शब्द है, इसका भी एक अलग से अर्थ निकल रहा है। पंकज का अर्थ क्या है? कमल, और पीताम्बर का अर्थ पीले वस्त्र धारण करने वाले, यानी श्री कृष्ण जी के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर आप योग रूढ़ शब्द समझ गए हैं। यानी उसमें एक शब्द रहेगा यौगिक और उसका अर्थ
एक अतिरिक्त अर्थ होगा, तो वह शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़। जैसे पंकज को हमने समझा कि पंकज किस शब्द में रूढ़ हो चुका है? कमल के, यानी पंकज को हम क्या समझते हैं? कमल। तो यहाँ पर योग रूढ़ शब्द आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर कौन से शब्दों की चर्चा हुई है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब ये तीनों आपने समझ लिया। अब बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं 4 या 5 प्रकार के। 4 या 5 क्यों, अभी आगे देखेंगे। यहाँ पर 4 या 5 दोनों क्यों लिखा है, अभी देखते हैं। जैसे एक है तत्सम, फिर तद्भव, देशज या देसी, विदेशज या विदेशी और संकर शब्द। तो ये जो संकर शब्द है, इसको उत्पत्ति के आधार पर कहीं कहीं शामिल किया जाता है, और कुछ विद्वान इसको इसमें उत्पत्ति के आधार में शामिल नहीं करते हैं। तो इसलिए ये कितना, 4 या 5 इसको कहा, हमने लिख दिया है 4 या 5 प्रकार के होते हैं। अगर हम यहाँ पर संकर शब्द शामिल करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तब 5 होगा। अन्यथा उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब इन सभी पर चर्चा करते हैं। तत्सम, तत् माने, तत् का अर्थ है उसके, यानी किसके? संस्कृत के। और सम माने समान। वह शब्द जिन्हें संस्कृत से उसी रूप में ले लिए गए हैं जैसे वे संस्कृत में मिलते हैं, तो उन शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम। यानी वह शब्द जो संस्कृत में जैसे प्रयोग किए जाते थे उसी रूप में हिंदी में ले लिए गए हैं, तो वे कौन से शब्द हैं? तत्सम। जैसे जल, अंग, अग्नि, अन्न, अंधकार, कूप, उज्ज्वल, घृत, नृत्य, सर्प, सत्य, लज्जा, रात्रि, सूर्य। तो ये सब क्या हैं? तत्सम शब्द। तद्भव शब्द। तत्सम के बाद कौन सा है? तद्भव। तो तद्भव शब्द, तद माने उसके, यानी संस्कृत के, और भव माने निर्मित। जो शब्द संस्कृत के समान नहीं है लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में ले लिए गए हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द। जैसे अंधेरा, अंधेरा का अभी हमने तत्सम क्या देखा? अंधकार। आग, आग का तत्सम क्या था? अग्नि। काम, सांझ। तो ये शब्द क्या है? तत्सम। तो तत्सम शब्द क्या है कि ये तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में लिए गए हैं, तो उसमें कुछ परिवर्तन करके लिया गया है, और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। तत्सम के बाद क्या आता है? तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। अब हम लोग देखेंगे देशज शब्द। तो देशज शब्द क्या होते हैं? जिनका जन्म देश में हुआ है। देश में हुआ है, क्या क्या मतलब है? जो अपने देश की भाषाओं से जिन शब्दों का जन्म हुआ है, और उन शब्दों में क्षेत्रीय संस्कृत की महक महसूस की जाती है। तो देशज शब्द क्या होते हैं? जिनका जन्म अपने देश की भाषाओं से हुआ है, और इन शब्दों की पहचान क्या होती है कि इसमें क्षेत्रीय संस्कृति की महक महसूस की जाती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने कुछ शब्द लिखे हैं, आप इनके देख लीजिए। गड़बड़, टांग। तो ये सब शब्द जो हैं, ये सब क्या शब्द हैं? देशज शब्द। तो देशज शब्द आप समझ गए, यानी जिनका जन्म अपने देश की भाषाओं से हुआ है और उसमें क्षेत्रीय संस्कृत की महक महसूस की जा सकती है। तो वे शब्द कौन से शब्द होते हैं? देशज शब्द। यहाँ पर उदाहरण दिए हुए हैं। अब आता है देशज के बाद में क्या आता है? विदेशज शब्द या विदेशी। तो विदेशज शब्द जिन शब्दों का संबंध विदेशी भाषाओं से है लेकिन सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया की वजह से हिंदी में स्वीकार किए गए हैं, वह शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेश। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे विदेशी व्यापार के लिए भारत आए, जैसे पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड के लोग, डेनमार्क के लोग और फ्रांसीसी। तो ये सब जब भारत आए व्यापार के लिए, तो बातचीत करेंगे। बातचीत में एक दूसरे की भाषाओं का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ेगा।
जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है कहीं काम करने, तो उसको वहाँ की भाषा का, उसकी कल्चर का उस पर प्रभाव पड़ता है ना। तो उसी तरीके से जब ये लोग यहाँ व्यापार के लिए आए तो उनकी भाषाओं का हमारी भाषा पे प्रभाव पड़ा। तो इसलिए उनके शब्द हमारी भाषाओं में मिलजुल गए। तो वह शब्द क्या, कौन से शब्द कहलाते हैं? विदेशज शब्द। तो इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे तुर्की के शब्द जो हैं, कैंची, चाकू, चम्मच, नौकर, बारूद, बेगम, चेचक, तो ये शब्द किस भाषा के हैं? तुर्की भाषा के। और बहुत सारे हैं, सैकड़ों शब्द हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए हमने लिखे हैं। जैसे है, अरबी भाषा के शब्द हैं अदालत, आदमी। फारसी भाषा के शब्द हैं आवाज़, कुर्ता, आराम, आबरू, नापाक। तो ये किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के शब्द हैं, जो कि हिंदी में लिए गए हैं और बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन हाँ, ये विदेशी भाषाओं के शब्द, तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द। तो तुर्की, अरबी, फारसी, इसके अलावा चीनी भाषा के, रूसी भाषा के, जापानी भाषा के भी शब्द बहुत सारे हम लोग बोलचाल में प्रयोग करते हैं। तो आप विदेशज शब्द समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये संकर शब्द क्या होता है। संकर शब्द क्या होता है? यहाँ पे तत्सम देख लिया, तद्भव देख लिया, देशज हो गया, विदेशज। अब ये जो पांचवा था, ये कौन सा था? संकर शब्द। अब संकर शब्द क्या होता है? कुछ शब्द दो भाषाओं से मिलने से बन जाते हैं, जिन्हें संकर शब्द कहा जाता है। ये दो भाषाएं अलग अलग होती हैं और उनसे मिलकर जो शब्द बन जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, उदाहरण देखिए, रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। तो क्या रेलगाड़ी, ये रेलगाड़ी किस श्रेणी में आएगा? संकर शब्द। जैसे थानेदार, ओटदाता, मोटर गाड़ी, तो ये सब दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके ये शब्द बने हैं। तो अगर कोई शब्द है जो दो अलग अलग भाषाओं से मिल करके बना है, उसको क्या कहा जाएगा? संकर शब्द। और यहाँ पर ये कुछ उदाहरण दिए हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो चार पांच प्रकार के होते हैं, ये हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं। आगे है अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। अगर पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो एकार्थी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है वे एकार्थी होते हैं। जैसे किताब, मोनू, गंगा। तो इनका किताब का कोई अलग अर्थ नहीं होता है। मोनू, गंगा, मोनू का भी कोई अलग अर्थ नहीं होता है। तो ये संज्ञाएं, तो एकार्थी में ये संज्ञाएं होती हैं और जिनका कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। तो एकार्थी शब्द आप समझ गए, नाम से ही पता चलता है। एकार्थी यानी एक ही अर्थ उसका होता है, अलग से कोई अर्थ, अतिरिक्त अर्थ उसका नहीं होता है। तो एकार्थी हो गया। अब अनेकार्थी नाम से ही पता चल रहा है कि जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वो क्या होता है? अनेकार्थी शब्द। उदाहरण से देखते हैं। कनक, कनक का अर्थ क्या होता है? सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। पट, पट का अर्थ क्या होता है? दरवाजा होता है और कपड़े होता है। अंबर यानी अंबर आकाश, आसमान होता है और क्या होता है? कपड़े भी होता है। अंबर का और दूसरा अर्थ क्या होता है? कपड़े भी या वस्त्र। घटा, तो घटा का मतलब एक घटा तो कम होना होता है और एक घटा वो जो बादल छाए रहते हैं ना, काली घटा, तो एक वो घटा होता है। सजना, सजना एक वो मेकअप वाला सजना होता है, एक पत्नी वाला सजना होता है। तो जिसके अनेक अर्थ निकलते हैं वे शब्द क्या होते हैं? अनेकार्थी शब्द। और यहाँ पर हम किस प्रकार के शब्दों पर बातचीत कर रहे हैं? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने होते हैं? चार। एकार्थी, अनेकार्थी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। पर्यायवाची शब्द,
पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान हो। यहाँ पर लगभग हमने क्यों लिखा है? क्योंकि प्रत्येक शब्द खुद में स्वतंत्र शब्द होता है। तो अगर कोई पर्यायवाची है तो वो उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म अंतर जरूर होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द खुद में स्वतंत्र होता है। तो इसलिए पर्यायवाची जो है पूरा 100% पर्यायवाची नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ सूक्ष्म अंतर होता है। इसलिए हमने क्या लिखा है कि लगभग समान हो। तो पर्यायवाची आप समझ गए हैं कि जिन शब्दों के अर्थ लगभग समान हो। लगभग क्यों लिखा है? क्योंकि प्रत्येक शब्द स्वतंत्र होता है, तो इसलिए उसमें सूक्ष्म अंतर कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लगभग लिख दिया है। जैसे आग, आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक सूर्य का, रवि आदित्य, आँख का, नेत्र चक्षु। तो ये सब क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं। अब पर्यायवाची के बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होता है? जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हों वे विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन रात, दिन का क्या हो गया? विलोम रात, सच का झूठ, मोटा का पतला। तो ये क्या है? विलोम शब्द। तो यहाँ पर हमने देखा कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची या समानार्थी, विलोम या विपरीतार्थी। तो अर्थ के आधार पे हमने शब्दों को देख लिया। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। फिर आता है विकार या रूप के आधार पर। तो विकार या रूप के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वह शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदल जाता है। तो विकारी, विकारी नाम से ही पता चल रहा है, उसमें कोई विकार आ जाएगा, यानी जब वो वाक्य में प्रयोग होगा तब उन शब्दों का रूप बदलता रहता है। ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होती है। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु, जगह, नदी, किताबें, इन सब चीज़ों के जो नाम होते हैं वे सब क्या होती हैं? संज्ञाएं। और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं इनका जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तब उनका रूप बदलता रहता है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? विकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग करने पर रूप बदलता है। जैसे है किताब, किताब को अगर बहुत सारी किताब है तब क्या हो जाएगा? किताबें। जैसे है कि अलमारी में किताब रखी है, और अगर अलमारी में बहुत सारी किताब है तब क्या हो जाएगा? कि अलमारी में किताबें रखी है। तो देखिए ये जो किताब शब्द है इसका रूप बदल गया। जैसे वह खेल रहा है, अगर वहाँ पर बहुत सारे लोग खेल रहा है तब क्या हो जाएगा? वह खेल रहे हैं, ये वह का रूप बदल गया। जैसे काला, अगर काला का क्या रूप हो जाता है? काला, काली, काले। काला अगर फीमेल है तो काली लिखेंगे, मेल है तो काला। इसी तरीके से क्रिया, हंसता है, हंसती है। जैसे हमने कहा कि राम हंसता है, और अगर कहा जाए कि सीता, तो सीता हंसता है नहीं, वो गलत हो जाएगा, सीता हंसती है। तो यहाँ पर आपने देखा कि विकारी शब्द क्या हैं कि इनका जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उनका रूप बदल जाता है। और ये शब्द खासकर कौन कौन से होते हैं? संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, विशेषण होता है और क्रिया होता है। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी। संज्ञा आप जानते हैं, सर्वनाम जानते हैं जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं, विशेषण आप जानते हैं जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, और क्रिया जिसमें किसी काम के होने का बोध होता है वह शब्द क्या होते हैं? क्रिया होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विकार रूप के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। अब हमने विकारी शब्द देख लिया, अब कौन से शब्द हैं? अविकारी शब्द देखते हैं। तो ये अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द क्या हैं? वे शब्द जिनका रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। विकारी शब्द क्या थे? जिनका रूप बदल रहा था। और अविकारी शब्द क्या हैं? जिनका रूप किसी भी स्थिति में नहीं बदलता है। जैसे कल, लगभग, लेकिन, यहाँ, वहाँ, में, आगे, इसलिए, इधर, उधर, यदि, और। तो ये ऐसे शब्द हैं कि इनका प्रयोग वाक्य में चाहे जिस तरीके से किया जाए, लेकिन ये
इसी तरीके से लिखे जाएंगे। जहाँ पर ये जैसे ये शब्द लिखे हैं इसी रूप में लिखे जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका रूप नहीं बदलता है, तो इसलिए ये शब्द क्या कहलाते हैं? अभिकारी शब्द। तो यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण दिए हैं और इसी तरीके से बहुत सारे शब्द होते। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने अभी क्या क्या देखा है। शब्द हम समझ लिए हैं। अब शब्द के भेद देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किन किन आधार पर किया गया है और उस आधार पर शब्द कितने प्रकार के बनते हैं। तो सार्थक शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। कितने भागों में? 4 में। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और विकार रूप के आधार पर। तो यहाँ पर रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर 3 प्रकार के आपने देखा, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ये क्या है? रचना के आधार पर। इसके बाद आता है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर को भी शामिल कर लेते हैं। अगर संकर शब्द को शामिल करेंगे तब उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे? 5 और वैसे 4 प्रकार के। इसके बाद आता है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर भी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द। इसके बाद में रूप प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो रूप और प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। तो आज हमने शब्द क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे परिचित हुए। अब आगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।